देखो आज जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है ज्योग्राफी। ठीक है, सिंपल सी बात। पहला मैं हमेशा एक चीज पूछ रहा हूँ कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा पढ़ने जा रहे हैं। ज्योग्राफी पढ़ोगे या भूगोल पढ़ोगे? ज्योग्राफी पढ़ोगे। कोई है जो भूगोल पढ़ेगा? नहीं ना। देखो पहली चीज मैंने कई बार बताया है कि भूगोल का मतलब क्या है। भू प्लस मतलब ये क्या बताता है, भू का मतलब हो गया पृथ्वी। क्या बताता है? पृथ्वी। और गोल का मतलब क्या बताता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है। पर वास्तविकता में ऐसा नहीं, वास्तविकता में ऐसा नहीं। मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसलिए जो हम जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो किसे कहते हैं? वो पढ़ते हैं जियो प्लस ग्राफी। किसको पढ़ते हैं? जियोग्राफी को। इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जियोग्राफी। देखो जो ये है ये किस भाषा का शब्द है, तो याद रखना ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा। और अगर हम इसे तोड़े तो जियो का अर्थ क्या आता है? पृथ्वी। क्या आ जाएगा? पृथ्वी। और ग्राफी का अर्थ क्या आ जाएगा? अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन। देखो वर्ड दोनों ही सही है पर दोनों का मीनिंग अलग अलग आ रहा है। पर इसका मीनिंग जो आ रहा है वो गलत आ रहा है, ये जो मीनिंग निकल कर आता है वो ठीक आता है। इसलिए हम अगर हम क्योंकि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बेसिक फैक्ट जो है वो पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखो जियो का मतलब जहां पर ग्राफी आ जाए वहां पर क्या होगा? अध्ययन। जिसमें हम किसी चीज का अध्ययन करें। किसका? तो वो क्या है? जियो का अर्थ होता है पृथ्वी। जिनमें क्या करा जाए? पृथ्वी का अध्ययन किया जाए उसे हम क्या कह देते हैं? ज्योग्राफी कह देते हैं। पहली चीज क्या हो जाता है? उसे क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी। पृथ्वी के अध्ययन जिसमें करा जाए, चाहे पृथ्वी के बाहर अध्ययन किया जाए या पृथ्वी के अंदर अध्ययन करा जाए। जैसे अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर पृथ्वी बनी कैसे, ये सारी चीजों का अध्ययन कराया जाता है नहीं कराया जाता है? कि पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, आकाश हम वायुमंडल को पढ़ते हैं, स्थल मंडल को पढ़ते हैं, जलमंडल को पढ़ते हैं और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? तो ये सब पृथ्वी का अध्ययन ही तो है, इसी को जो पढ़ते हैं। और बाद में हम क्या करते हैं? पृथ्वी की भूप्रपटी के बारे में भी अध्ययन करते हैं। होता है नहीं होता? तो यही सब क्या है? ज्योग्राफी। अब इस स्टेटमेंट को देखो, फिर अभी दोबारा इसी पे लौट कर आऊंगा कि भू प्लस भू। क्या मुझे वास्तविकता में कोई बता सकता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है? हाँ भाई साहब, कैसा आकार है? जी। पृथ्वी का आकार कैसा है? याद रखना जब भी क्वेश्चन आए पहले हम लोग पढ़ते थे पृथ्वी का आकार कैसा है, गोलाकार है, अंडाकार है, पर्वताकार है, ये है वो है। वास्तविकता में ऐसा नहीं। वो हम क्या मान लेते हैं? आदर्श स्थिति मान लेते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? अब कहोगे भैया ये तो पहली बार हमने क्या सुना है? आकार सुना। ये स्टेटमेंट गलत नहीं, इसके बारे में बता रहा हूं। क्योंकि पृथ्वी हमें क्या है? कुछ इस तरह से दिखाई देगी। पृथ्वी अगर हम वास्तविकता में देखें तो पृथ्वी कैसी दिखेगी? ठीक है, कुछ इस तरह से हमें क्या है? पृथ्वी दिखाई देती है। कहीं पर देखो इस तरह से, ठीक है, कहीं पर आपको क्या दिखेगा? हिमालय या माउंट एवरेस्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और कहीं पर आपको ये वाला क्षेत्र क्या होगा? मैदान। कहीं पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? मैदान। कहीं पर क्या मिलेगा? कहें तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? माउंट एवरेस्ट या बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां देखने के लिए मिलेंगी। और कहीं पर आपको क्या मिलेगा? पठार देखने के लिए मिलेगा। और कहीं पर आपको क्या है? समुद्र या मैरियाना ट्रेंच जैसी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। पर जब हम इन सबको इक्वल कर देते हैं, जब इसमें पानी आ जाता है तो हमें क्या दूर से देखने पर अर्थ कैसी दिखाई देती है? तो वो अंडाकार दिखाई देती है, तब दिखाई देती है। इसलिए अब इस आकार को तुम क्या डिसाइड करोगे कि ये आकार कैसा है? चोचाकार नहीं कह सकते ना। तो इसलिए इसे क्या कह दिया जाएगा? इसलिए पृथ्वी का जो आकार है, जियो का मतलब हो गया पृथ्वी, और क्या हो जाएगा? आकार। पृथ्वी का जो आकार है उसे स्पेसिफिक शेप दे दिया गया, उसे क्या कहा गया? जियो। तो इसलिए कभी भी आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है, तो याद रखना जियो, ना कि ना ही याद रखना ना ही अंडाकार। ठीक है, जो भी आएगा वो गलत। अगर सबसे पहले अगर हमारे पास क्या है? जियोड है, तो याद रखना क्या हो जाएगा? ठीक है, इसके बाद हमें ये सारी चीजें देखनी है। अब कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात करें। ये तो मैंने बता दिया कि भाई साहब इसमें क्या करा जाता है? पृथ्वी का
अध्ययन किया जाता है। अच्छा ये बताओ, ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, या फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, किसे? इराटोस्थेनीज। ज्योग्राफी शब्द का जनक या ज्योग्राफी का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखना फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, इराटोस्थेनीज। किसे कहा जाता है, इराटोस्थेनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनकी बुक का नाम क्या है, किताब का नाम, तो याद रखना इनकी किताब का नाम है जियोग्राफिया। क्या है, जियोग्राफिया। पूछा गया है कि ज्योग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखना इराटोस्थेनीज। और इन्हें क्या बताया है, ज्योग्राफी के बारे में। क्लियर थी बात। इसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, हाँ ज्योग्राफी, हाँ भाई साहब, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, अरस्तु। कहीं पे भी अरस्तु डाल दो, हाँ चाणक्य अलग जा रहा है, हाँ भाई साहब, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी तुम में से कोई बता सकता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। किसे कहा जाता है, आधुनिक ज्योग्राफी का जनक या आधुनिक भूगोल का। आधुनिक, देखो शब्द वही यूज करते हैं पर दोनों का मतलब इसलिए मैंने अलग अलग बताया। आधुनिक मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, तो वो किसे कहा जाता है, तो याद रखना अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी के तौर पर जाना जाता है। बेसिक पॉइंट क्लियर हो गया कि किसे क्या कहते हैं और किस लिए कहा जाता है। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि भारत, हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो पहले बेसिक के बारे में बात करेंगे, तो पहले इंडिया के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। देखो अब तुम लोगों को पता है कि इस तरफ कर दो, इस साइड वाले। अब एक बात बताओ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, गुब्बारे से हुई, ये कह रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति गुब्बारे से हुई, वायरस से। अच्छा, अलग ही चल रहा है, महाविस्फोट सिद्धांत, ये सबसे क्या होता है, अच्छी थ्योरी मानी जाती है, या जिसे हम क्या कह देते हैं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये क्या है, बिग बैंग थ्योरी ये होता है प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक क्या था, नेबुला। नेबुला का मतलब एक गैस का बहुत बड़ा क्या था, गोला। और एक बार में तुम्हारे पास, मैं हमेशा कहता हूँ, और मैं समझा रहा हूँ, पहले चीजों को समझो। पहले क्या था, एक गैस का गुब्बारा था, और गुब्बारा तुम्हारे पास है, ये मान लो कोई गुब्बारा, ठीक है, और गुब्बारे में लगातार क्या हो रही है, गैस बन रही है। ये इसे वैसे कहा जाता है नेबुला, ठीक है। इसी से क्या हुआ है, हमारे और ग्रह में ये क्या था, एक गर्म आग का क्या है, गोला, और इसमें लगातार क्या होने लगी, गैसें बनने लगी। और गैसें अगर तुम गुब्बारे में लगातार गैसें भरते रहोगे तो क्या होगा, गुब्बारा फट जाएगा। और फटने के बाद एक कुर्रा देखो, सर में ना मारने किसी के, ठीक है, मतलब ईंट का जो टुकड़ा होता है उसे कह देते हैं ईंट कुर्रा। अब तुम भाई साहब उसको जब जमीन पे मारोगे या कहीं पर भी तुमने टूटते हुए देखा होगा, गोबर के ढेर में मारो, अब भैया तुम गोबर के मत मारो, तो क्या होता है कि जब तुम उसे जमीन पे मारोगे या ईंट पे ईंट मार दो तो क्या होता है, वो टकराता है और उसके बाद क्या हो जाता है, टूट जाता है। और टूटने के बाद क्या होता है, एक तो बड़ा टुकड़ा रह जाता है और बाकी क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। इसी तरह से जब इसमें विस्फोट हुआ और विस्फोट होने के बाद इसके जितने भी पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, सभी इसके चारों तरफ क्या हो गए, फैल गए, दूर दूर तक फैल गए। और इसी वजह से क्या हुआ, हमारे जो हम बात करते हैं ग्रहों का निर्माण, किसका, ग्रहों का निर्माण, किसकी वजह से। और जो बड़ा टुकड़ा रह गया, अब एक ईंट का घर जाके देखना, ईंट लेना, किसी सर पर नहीं मारनी, पहली कंडीशन ये है। होली मनाने जा रहा हो, पता चले किसी का थोपड़ा फोड़ गया, होली हो गई, तो तुमने देखा होगा जब वो टूटता है तो क्या हो जाएगा, कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। और बड़ा जो टुकड़ा रह जाता है वो क्या हो जाएगा, है तो वो भी आपका गोला, और वो क्या हो गया, हमारा सन बन गया। और जो बचे हुए टुकड़े इधर उधर फैल गए वो क्या हो गए, प्लैनेट्स, ग्रह बन गए, उपग्रह बन गए, उल्का पिंड बन गए, शुद्ध ग्रह बन गए, जो भी थे वो क्या हो गया, बन गए। इस तरह
ठीक है, तो उन्हीं में से हमारे क्या होगा, ग्रहों का निर्माण होगा। ग्रहों में ग्रहों की संख्या कितनी है वर्तमान में, और पहले कितनी थी, 9। और 9वें जो यम है उसे हमने क्या कर दिया, किसके श्रेणी में लिया है, बौने ग्रह की श्रेणी में। ठीक है, ये चीज याद रखना। पर इन्हीं ग्रहों का जो क्रम था, जैसे अब ये दूरी के अनुसार क्या होते गए, दूर चले गए। जैसे अगर मैं बात करूं तो जो आग के, एक बात बताओ कि जैसे अभी होली जलने वाली, गांव में तो भाई सब बढ़िया बढ़िया वाली जलती, ठीक है, वो कह रही उसके मन में अभी से पटाखे फूट रहे। जब होली जलती है तो तुमने देखा होगा जो जितना किसी भी आग के पास होगा उसे क्या होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, गर्माहट मिलेगी। और जो जितना दूर चले जाएगा आग से उतनी उसकी जो होगी उष्मा, आग की जो उष्मा है वो उतनी कम क्या होगी, उसके पास पहुंचेगी। होता है ना, सेम यही प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। सेम उसी तरह से जैसे जैसे यहाँ पर जो सबसे पास में, अब इसे सूरज मान लो, सूरज के सबसे पास में क्या है, फिर क्या हो जाएगा, शुक्र, फिर क्या हो जाएगी, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद अगला क्या हो जाएगा, मंगल, फिर क्या हो जाएगा, बृहस्पति, फिर क्या हो जाएगा, शनि, अरुण और इस तरह से क्या होगा, प्लैनेट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब एक बात बताओ कि सबसे पास कौन सा है, बुध। और अगर मैं तुमसे पूछ लूं सबसे गर्म कौन सा है, अभी भी प्लैनेट्स नहीं पढ़ा, पहले बता दो, तो सबसे गर्म कौन सा है, उसके बाद जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो सबसे दूर कौन सा है, वरुण सबसे दूर है। तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सबसे दूरी पर। तो ये अधिकतर क्या होते हैं, ये बर्फ से ढके रहते। बेसिक रीजन पता हो गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं अर्थ की, अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई। हमें अभी मैं तुम्हें पूरा मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे नहीं जा रहा, मैं लौट के तुम्हें अर्थ पर लेके आ रहा हूं, क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थ जो था वो क्या होगी, इसका टुकड़ा है, तो ये भी क्या होगी, आग का टुकड़ा ही तो होगी। तो अर्थ भी स्टार्टिंग में क्या था, एक आग का टुकड़ा, पर धीरे धीरे इस पर क्या हो गया, जलवाष्प बन गया। क्या हो गया, जलवाष्प। और जलवाष्प बनने का मतलब क्या हो गया कि पानी क्या हो गया ऊपर, वेपोरेशन, बादल बने। और बादल बनने के बाद कई हजारों सालों की प्रक्रिया होती है, और बादल बनने के बाद इस पर कई हजारों सालों तक लगातार क्या होती रही, बारिश होती रही। और बारिश होने के बाद इस पर क्या हुआ कि ये क्या हो गई, ठंडी हो गई, ऊपर की तरफ क्या होने लगी, ठंडी हो गई। और ऐसी ठंडी हुई जैसे तुम लोगों ने दूध गर्म करा है, दूध को जब गर्म करते हैं तो दूध को जब तुम ठंडा करने रख देते हो, या जो वो होती है तुम्हारी गैस जब बंद कर देते हो, तो दूध में एक ऊपर क्या हो जाती है, मलाई जम जाती है। जम जाती है, नहीं जम जाती, मतलब ऊपर वाला पोर्शन अगर तुम छुओगे तो वैसे ठंडी लगेगी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा उसका ऊपर से। पर जैसे ही तुम क्या करोगे, उस मलाई के अंदर जाओगे, वैसे क्या हो जाएगा, तुम्हारा हाथ क्या हो जाता है, जल जाता है, या तुम्हें क्या है, गर्माहट महसूस होगी। मलाई को हटा दो और दूर से ही तुम्हें क्या होगी, गर्माहट महसूस होने लगी। तो पृथ्वी का जो इसी तरह से ऊपर का पोर्शन था वो धीरे धीरे क्या होता है, चला गया, ये ऊपर वाला पोर्शन ठंडा होता गया, जिसे हम क्या कहते हैं, भूप्रकृति, जिस पर हम लोग रहते हैं। भैया तुम्हें इसमें आग महसूस हो रही है, नहीं, नॉर्मल सी लग रही है ना, तो ये क्या हो गया, ठंडा हो गया। पर जैसे जैसे तुम पृथ्वी के नीचे की ओर जाओगे, केंद्र की ओर, वैसे वैसे पृथ्वी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और इतनी केंद्र में जाते जाते इतनी गर्म हो जाएगी कि जो पृथ्वी का जो केंद्र है वो कैसा है, लिक्विड है। जो इसमें जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, कोर पे पहुंचोगे तो मैग्मा पाया जाता है। तुमने एग्जाम्पल के तौर पर देखा है, ज्वालामुखी जब फटता है तो उसके अंदर से क्या निकल कर आता है, लावा, या कहें मैग्मा निकल कर आता है। तो भाई साहब वो आ कहां से रहा, होती तो वो चट्टानी है, पर चट्टान में इतना प्रेशर लग जाता है कि वो क्या हो जाती है, और नीचे क्या होती है, हीट होती है, उसकी वजह से वो क्या हो जाती है, जल जाती है। और जल के किसके फॉर्म में हो जाती है, लिक्विड के। जैसे ही तुम देखोगे वो फटके क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा और वो क्या हो जाती है, लेयर पे आ जाती है, तो वो क्या होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है। उस वजह से हम जो रह रहे हैं वो ऊपरी सतह पर रह रहे हैं, और ऊपरी सतह धीरे धीरे क्या हुई है, ठंडी होती है। बेटा आग नीचे है ना, पर वो तो क्या होगी, एक चीज बेसिक सी बात बताना कि एक बात बताओ, हमने तो पढ़ा है भूकंप आया, ठीक है, मान लो ये यहाँ पर क्या हुआ, भूकंप आया, जैसे अभी तुर्की में आया था भूकंप मान लो इस वाले रीजन में आया, और भूकंप का मतलब क्या हुआ, दो चट्टानें आपस में क्या हुई, या तो भूकंप 3 वजह से आता है, या तो भूकंप की चट्टानें आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़, ठीक है,
या एक दूसरे से क्या हो, दूर जाए, या एक दूसरे में आपस में क्या करें, रगड़ खाएं, इस तरह से। ठीक है, तो अगर मान लो ये क्या होगी, एक तरफ इस तरफ से जाएंगी और आपस में एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी, तो ये एक चट्टान तो क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर चली जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, नीचे की ओर चली जाएगी। अब ये जो नीचे वाली जा रही है, ये भाई साहब नीचे की तरफ जा रही है और नीचे जाके ये क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। एरिया तो इतना ही है। अब जब नीचे लावा जब बढ़ने लगेगा तो भाई वो निकलेगा कहां से, नीचे प्रेशर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, और अगर वो कहीं से निकला नहीं तो क्या हो जाएगा, गुब्बारा फट जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगी, फट जाएगी। इसलिए तो कहा जाता है कि ज्वालामुखी जो होता है वो पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व होता है, क्योंकि अगर गुब्बारे में से अगर तुम मान लो तुम गुब्बारे में लगातार गैस भरे जा रहे हो और उसमें से गैस निकलने की जगह है ही नहीं, तो फट जाएगा, नहीं फट जाएगा। इसलिए जो अंदर की जो गैसें होती हैं, जो लावा जब ज्यादा हो जाता है, जो नीचे परत चली गई, वो क्या होगा, नीचे एक तो परत जा रही है, अब वो नीचे जाके क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में चली गई। अब वो भाई साहब बढ़ती रहेगी या नीचे परत जाती रहेगी और वो क्या हो जाएगी, लगातार उनका आकार बढ़ता जाएगा लावे का, तो क्या होगा, फटेगा, नहीं फटेगा। इसलिए ये क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। इसलिए ये रीजन रहता है लावा बनने का। तो ये एक तो ऊपर चली गई, जो ऊपर चली गई वो तो हमें माउंटेन के तौर पर देखने के लिए मिल जाती है। जैसे हम क्या देते हैं, हमारा भाई साहब हिमालय लगातार आज भी बढ़ रहा है, या नवीन वलिक पर्वत के तौर पर हम इसे देखते हैं। पर भाई साहब ये जो नीचे वाली लेयर जा रही है, ये कहाँ जा रही है, ये नीचे के टेम्परेचर में और घर्षण के कारण ये क्या हो रही है, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। इसलिए तो ज्वालामुखी बनते हैं और धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, तुमने देखा होगा जैसे ही ज्वालामुखी कहीं पर फटता है तो उसके आसपास क्या होती है, काली मिट्टी फैली हुई दिखाई देती है, या उसके आसपास का जो रीजन होता है वो कैसा दिखाई देता है, काला मिट्टी के तौर पर दिखाई देता है। क्लियर इतनी बात, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती। तो बेटा एक बात बता कि जो ठंडा तभी तो हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, दूध के ऊपर जब तक मलाई जमी रहेगी तो दूध के नीचे तक क्या हो जाती है, एनर्जी नहीं पहुंच पाती। जो हवा है जो ठंडी वो करने वाली, जो नीचे ज्यादा टेम्परेचर और ऊपर क्या है, कम टेम्परेचर, तो जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, अब ऊपर मलाई जम गई है और मलाई जो बाहर की जो ठंडी हवा है वो कहाँ नहीं जाने दे रही है, अंदर नहीं जाने दे रही। तो अंदर का टेम्परेचर तो वैसे का वैसे ही रहेगा बेटा, वो एक लिमिटेड मात्रा तक ही तो ठंडी रहती है। इतनी मोटी, लगभग कहते हैं कि 4000 किलोमीटर का जो है ये है, 450 के आसपास की ये क्या है, मोटाई है हमारी धूप पर पट्टी की जिस पे हम रह रहे हैं। 450 किलोमीटर की ये मोटी है इतनी। अब एक बात बताओ, इतने लेयर को तोड़ के कहाँ इतना पानी भी इतना नहीं जा सकता, अगर बारिश होगी लगातार तब भी इतनी गहराई तक पानी नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए रीजन रहता है कि वो हमेशा, और दूसरी चीज उसमें लगातार क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। और जब किसी भी चीज को, अगर तुमने देखा होगा ना, जब हम किसी भी चीज को हाथ से रगड़ते हैं, जैसे तुमने इस चीज को रगड़ा तो क्या होता है, हाथ कितना भी ठंडा हो, ठंडों में क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, नहीं हो जाता, घर्षण लगातार हो रहा है, उस वजह से क्या होता है, घर्षण होता है। अच्छा एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका आंसर हरीश देगा। सिंपल सी बात देखो, मैं हमेशा कहता हूं ज्योग्राफी और फिजिक्स दोनों काम में आते हैं। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो साइंस पे बात करेंगे और साइंस पे बात करेंगे तो इस पे। जैसे मान लो ये क्या है, एक तालाब, ठीक है, ये तालाब है और मान लो ये साइबेरिया वाले रीजन में है, नहीं साइबेरिया वाले रीजन में है, और इस पे क्या हो रही है, ऊपर जो ये तालाब है इससे ऊपरी जो परत है ये क्या हो रही है, मोटी करके इस पर बर्फ चल रही है, ठीक है, हो गई जंगल। अब तुमने देखा होगा साइबेरिया के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें बर्फ में क्या करते हैं, छेद कर लेते हैं और नीचे से क्या कर लेते हैं, उसमें मछली पकड़ लेते हैं। कैसे पकड़ लेते हैं भाई साहब, बर्फ जम रही है जहां पे -40 डिग्री का टेम्परेचर है, वो वहां पे भाई साहब नीचे मछली जिंदा कैसे रह जाती है, नीचे का गर्म पदार्थ नीचे चली जाती है। रुक जाओ, हाँ बता सर, ये जब बर्फ बन जाती है तो सर बाहर का जो टेम्परेचर है वो अंदर तक नहीं पहुंच पाता। बिल्कुल, और नीचे का जो टेम्परेचर होता है, जो अर्थ से एनर्जी आ रही है वो क्या होती है, ये पानी जो होता है यहाँ पर वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और वो क्या रहता है, पानी गर्म रहता है। और ऊपर का जो टेम्परेचर है वो किसकी वजह से, बर्फ की वजह से क्या हो जाता है, पूरी नीचे तक नहीं पहुंच पाता, और नीचे से तो क्या है, अर्थ हमारी क्या है, गर्म है। उस वजह से जो ये वाला टेम्परेचर कम से कम 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर क्या रहता है, ज्यादा रहता है तुलना में ऊपर।
पानी के अंदर का जो तापमान होता है वो क्या होता है, गर्म। इस वजह से देखो, अब यही तुम्हारा उसमें एनर्जी में हम पढ़ेंगे साइंस में, तो साइंस में ये काम में आता है कि क्यों भाई सब ऐसा होता है। तो ये सारे रीजंस रहते हैं हमारी अर्थ शक्ति। क्लियर नहीं बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो अर्थ आज भी हमारी कैसी है, अंदर से गर्म है। और जो हमारा कोर है, पृथ्वी का जो केंद्र है, वो आज भी कैसे फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर नहीं बात? अब देखो, अब हम बात करते हैं आगे। अच्छा, अब धीरे धीरे हमने बता दिया कि अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थ में जो पढ़ते हैं वो कैसे हुई। अब अर्थ को अगर हम देखें तो हम अर्थ को पढ़ते कैसे हैं। अच्छा, तुमसे मैं कह दूं कि तुम्हें अपने घर का किसी को एड्रेस बताना है, ठीक है, तुम्हें अपने घर का एड्रेस बताना है कि भाई साहब मान लो हम जहां पढ़ रहे हैं वहीं का किसी को एड्रेस बताना है, तो कैसे बताओ? ये तुम्हारा कोई पर्टिकुलर जगह होगी, घर होगा, तो कैसे बताते हो एड्रेस? आसपास की जो चीजें होती हैं उन्हीं से तो अपनी चीजों को क्या करते हो, एड्रेस करते हो, नहीं करते हो? कि मेरा घर यहाँ से वहाँ, इस सामने मेरे घर के मंदिर है, ये फेमस मंदिर है, वो जैसे ललिता देवी मंदिर है सामने, उसके सामने वो है, कोचिंग है, या जो भी कुछ कहना चाहो ऐसा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? तो वहां पे जहां पर तुम क्या कर दो, एड्रेस कर दो, उनके लिए तो हमें चीजें होती हैं। पर जब हम मान लो जिसके आसपास कोई जगह नहीं, अब मान लो तुम भाई साहब कतई रेगिस्तान में फंसे हो, ठीक है, और तुम क्या कहो, तुमसे कोई पूछे, तुम किसी को भाई साहब तुमने कॉल लगाई, और कॉल लगाने के बाद क्या हुआ, तुम किसी से कांटेक्ट कर पाए, नेटवर्क की वजह से, चलो तुम्हारी बात हो, अब तुम उससे क्या कहोगे, जो बड़ा सा टीला दिख रहा है उसके पास में खड़ा हो, ये ऐसा कहोगे? क्योंकि रेगिस्तान में जो टीले होते हैं वो लगातार क्या होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। और दूसरी यही कंपैरिजन कर लो तुम कि तुमसे कोई कहे तुम बीच समुद्र में खड़े हो, तुम्हारी भाई साहब तुम नाव से अलग हो गए हो और किसी छोटी सी डिबिया में तैर रहे हो, ठीक है, और तुमसे कोई कहा जाए, तुम्हें वहां पे भी कहा जाए कि भाई साहब तुम कहाँ पे हो, तुम्हारी लोकेशन क्या है, तो तुम क्या कहोगे, वो आसमान में जहाँ पे चील उड़ रही है उसके बिल्कुल सीधे नीचे हूं मैं। कह सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि चील अपना रास्ता बदलती रहेगी ना। तुम ये कह सकते हो कि वो लहर आ रही है उसके बिल्कुल आगे खड़ा हूं मैं, कह सकते हो? नहीं ना। तो उन्हें अपनी जो लोकेशन है उसको बताने के लिए तुम किसकी जरूरत पड़ेगी, अर्थ पर कुछ हमने क्या करी है, अर्थ की जगह को पहचानने के लिए हमने क्या करी है, उन पर कुछ लाइंस खींच रही है। क्या कर रखी है, लाइंस खींच रखी है, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। देखो, अब हम पृथ्वी की क्या करेंगे, आदर्श स्थिति के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी मान लो ये क्या है, अब आदर्श स्थिति की मान क्या है, पृथ्वी ध्रुवों पर याद रखना, ध्रुवों पर कुछ क्या है, चपटी है, और वही जो भूमध्य रेखा है वहां पर क्या है, कुछ फैली, इसलिए इसका आकार क्या कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ये कैसी है, अंडाकार, ठीक है। इसलिए देखो, मान लो ये क्या हो गई, अर्थ, ठीक है, मानने के लिए क्या है, जब भी आप हम जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, अक्षांश और देशांतर। ये अक्षांश एवं देशांतर, लैटिट्यूड एवं लैंगिट्यूड, इनके बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो आपको क्या है, लंबी लंबी या लेटी हुई दिखाई देती है, इसलिए इसे इंग्लिश में क्या कह देते हैं, लेटी लेटी इसलिए, तो इन्हें क्या कह देंगे, लैटिट्यूड। क्या कह देंगे, लैटिट्यूड। या इन्हें किस नाम से जाना जाता है, क्षैतिज रेखाओं के नाम से जाना जाता है। क्षैतिज मतलब जो आपको स्ट्रेट दिखाई देती है, ठीक है। या इन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो पहले हेडिंग डालना, अक्षांश। क्या हो जाएगा, अक्षांश। ये क्या होती हैं, आपको अक्षांश रेखाओं को हम क्या कह देते हैं, इंग्लिश में लैटिट्यूड, हिंदी में क्या कह देते हैं, क्षैतिज रेखा। क्या कह देंगे, क्षैतिज रेखा, या जिन्हें क्या कह देते हैं, समांतर रेखा। क्या कह देंगे, समांतर रेखा। क्या कह देते हैं, लैंगिट्यूड, अक्षांश, क्षैतिज रेखाएं या देशांतर रेखाएं, बड़ा कुशोरिया, ठीक है। इसके बाद देखो, इसी तरह से अर्थ पर जो लाइन खींची जाती है उन्हें भी हम क्या कह देते हैं, अक्षांश रेखा। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अक्षांश रेखाओं के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा।
ये मान लो क्या है हमारी अर्थ, ठीक है। अर्थ के बीच में से अगर मैं कोई लेटी हुई रेखा खींचूं तो ये क्या होगी, पूरी अर्थ है, और अर्थ के बिल्कुल बीच में से मैंने क्या कर दी, कोई लाइन को खींच दिया, तो इसने क्या कर दिया, पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया, नहीं बांट दिया। तो इसीलिए इसे क्या कह देते हैं, भूमध्य रेखा, क्योंकि ये क्या है, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के मध्य से, तो इसे क्या कह देते हैं, पहला भूमध्य, क्या कह देंगे, भूमध्य रेखा, या क्या कह देंगे, इंग्लिश में क्या कह देंगे, इसने पृथ्वी को, अर्थ को क्या कर दिया, दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, तो इसी को क्या कह देंगे, इक्वेटर। इक्वल इक्वल कर दिया, नहीं कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेटर। और दूसरा इसे क्या कह देंगे, विषुवत रेखा, क्या हो जाएगी, विषुवत रेखा, इसे दूसरा नाम क्या दे देंगे, विषुवत रेखा। और ये बिल्कुल बीच में है, तो इसे क्या कह देंगे, 0 डिग्री रेखा। मैथ पढ़े हो नहीं पढ़े हो, मैथ में करे नहीं पढ़ो, तो उसमें इसे क्या कह दिया जाएगा, 0 डिग्री क्या हो जाएगा, अक्षांश रेखा। कैसी रेखा हो जाएगी, हम अक्षांश पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसे क्या कह देंगे, 0 डिग्री अक्षांश, क्या कह देंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्लियर इतनी बात। इसे दूसरा किस नाम से जाना जाता है, 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है। क्लियर इतनी बात। अब देखो इससे ऊपर वाले पोर्शन को देखो, तुम्हें डायरेक्शन तो पता ही ना, ये क्या हो जाती है, ईस्ट वेस्ट, मतलब पूर्व पश्चिम, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगा, साउथ, उत्तर दक्षिण। अब ये बताओ किस डायरेक्शन में, उत्तर में, तो ये वाला गोलार्ध कौन सा हो जाएगा, इस गोलार्ध को क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, इस गोलार्ध को क्या कह देंगे, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला जो है इसे क्या कह देंगे, दक्षिणी, क्या कह देंगे, दक्षिणी, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब देखो, अब जो हम बात करते हैं कि तुमने वो एक चांदा तो पहले, ठीक है, कितने लोगों ने यूज करो। अच्छा एक बात बताओ, वो दो ही लोग वालो एक वो आतो, हाँ, वो कितने लोगों ने यूज करो। हमें तो आज तक जैसा नहीं ना वो यूज का तरीके तो बोलते, इतने हम पढ़े चलिए है, आज तक हमने बाबू यूज ही ना करो सिर्फ भोगन के अलावा। वो दो वो आता है ना, प्रकार आता था ना, दोनों को अलग, उसे मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, पर उसका मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया उसका यूज कहाँ होता है। वो गोला खींचने के लिए, काटने के लिए होता है, वो तो सिंपल सी बात है, वो बेटा प्रकार होता है, दोनों वाला होता है, जिसका मैंने तो हमेशा यूज करा, वो दूसरे को चुभो में कुछ होता होगा उसका, पर वो मुझे आज तक समझ नहीं आई किस लिए था, लड़ाई हो जाता है बस ठीक है। देखो तो उसका जब हम यहाँ पर देखते हैं, जब चांदे का यूज करते हो, तो चांदे में अगर हम बात करें तो एक जो स्ट्रेट लाइन दिखती है उसे क्या कह देते हैं, जो स्ट्रेट लाइन होगी उसे हम क्या कहते हैं, 180। चांदे का यही तो करते हैं सब, जो स्ट्रेट लाइन होती है। अब इस स्ट्रेट लाइन को मैं क्या करता हूँ, आधी करता हूँ। अब एक बात बताओ, ये क्या हो गया, एक लाइन हो गई, इसके ऊपर ही तो चांदा रखा जाता है, और चांदे पर रखने के बाद जितने डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा उसे हम नाम दे देते हैं, नहीं दे देते। अब यहाँ से मान लो ये यहाँ पर रखा, भाई मेरे पास अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं कि मैं तुम्हें चांदे का यूज करके दिखा दूँ। यहाँ से और ये जो एंगल बना वो कितने का बना, 1 डिग्री का, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा है तो 2 डिग्री, इससे ऐसे बढ़ा है तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। ऊपर बढ़ाते जाऊंगा जितना वो उतना डिग्री क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब एक बात बताओ कि तुमने देखा होगा छोटे से उसमें 30 डिग्री जरा सा हो जाता है, 30 डिग्री अगर हम यहाँ पे रखें तो 30 डिग्री इतने में हो जाता है, नहीं हो जाता, मैं बता सकता, ठीक है, 45 या मान लो ये 30 डिग्री हो जाता है। पर अगर इस लाइन को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो ये 30 डिग्री कहाँ चला गया, इन दोनों का यहाँ पर जो गैप है वो क्या है, कम हो गया, और जैसे जैसे हम दूर चले जाएंगे ये गैप क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो पृथ्वी का केंद्र भाई साहब, केंद्र से अगर हम मापें तो ये क्या है, गैप जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए इन रेखाओं को हम क्या कर देते हैं, जो लाइन खींची जाती है यहाँ से वो क्या है, हर एक डिग्री पर खींची जाती है। कितने पर खींची जाती है, हर डिग्री पर खींची जाती है। इसी तरह से
मान लो यहाँ से जब ये लाइन खींची गई तो ये क्या हो गई 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे करके जो रेखा खींची जाती है वो कौन सी रहेगी? 3.5 लाइन की तिरछी। तो ये उससे ऊपर वाली जो लाइन की रेखा खींची जाती है उसे क्या कह देंगे? 3.5। इसी तरह से यहाँ से जब एक लाइन से खींची वो क्या हो गई? 23.5 डिग्री रेखा दक्षिणी अक्षांश। ये दक्षिण में तो इसे क्या कह देंगे? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और ये क्या है? उत्तर में है तो इसे क्या कह देंगे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये चीज याद रखो। अब देखो इसे किस नाम से जानेंगे? तो ये क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री किसके नाम से आएगा? उत्तरी अक्षांश। और इंग्लिश में इसे क्या कह देंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या हिंदी में हम क्या कह दें? कर्क। क्या कह देंगे? कर्क। जो कहां से गुजरती है? भारत से होकर गुजरती है। इसके बाद अगला क्या आ जाता है? नीचे वाली जो रेखा है उसे क्या कह देंगे? 23.5 डिग्री क्या कह देंगे? दक्षिणी। क्या कह देंगे? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या इसे क्या कह देते हैं? मकर। क्या कह देते हैं? मकर रेखा। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ये क्योंकि बेटा ये उत्तर में है तो ये उत्तरी अक्षांश हो गया, और ये नीचे क्या है? दक्षिण में, तो इसलिए क्या कर दिया इसे? दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। ठीक है, क्लियर थी बात? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखो इसके बाद ऐसे ही बस सीधे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका फर्क कर दो थोड़ा, तो मुझे जरूरत पड़ेगी। अगर मैं कहूं कि अर्थ पर कुल कितने अक्षांश हैं, कोई बताएगा कि पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश हैं? कितने? 181। इसके अलावा कोई आंसर दे रहा है? 179। 179 वाले कितने? 1 2 170। देखो जब भी आपसे पूछा जाए कुल अक्षांश, क्या कहा जाए? कुल अक्षांश, पृथ्वी पर कुल अक्षांश। तो याद रखना पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो याद रखना पृथ्वी पर जो कुल अक्षांश हैं वो कितने हो जाते हैं? वो हो जाते हैं 181। कितने हो जाएंगे? 181। क्योंकि बेटा जो यहां पर एंगल बनेगा ऊपर कितने का बनेगा? इस एंगल से 90 डिग्री का, और इस एंगल से क्या बनेगा? 90 डिग्री का। 90 नीचे 90 ऊपर, कितने हो गए? 180 हो गए, नहीं हो गए? और बेटा पर ये जीरो भी तो है बीच वाला, तो क्या हो जाएगा? 180 प्लस टोटल कितने हो जाएंगे? 100। क्लियर? कितने हो गए? 181। पर मैं कहूंगा कुल अक्षांशीय वृत्त, अक्षांशीय वृत्त, कुल अक्षांशीय वृत्त कितने? तो कितने हो जाएंगे? 179। अब कहोगे भैया 179 कैसे हो गए? क्योंकि बेटा जो ऊपर वाला है ये क्या हो गया? इसे कह देंगे उत्तरी ध्रुव, और नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिणी। ये वृत्त को कंपेयर नहीं करते, इसलिए ये क्या हो जाएगा? कुल अक्षांश रेखाओं, कुल अक्षांशीय वृत्त कौन सा हो जाएगा? कितने हो जाएंगे? 179। बेसिक सा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि अगला क्वेश्चन यहां पर ये पूछा गया, अगला क्वेश्चन ये है कि कुल, अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त कौन सा? अक्षांशीय वृत्त कौन सा? कौन सा है? कोई बताएगा? तो देखो ये जो है आपको अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ी लाइन कौन सी दिख रही है? हो जाता नहीं हो जाता? और जिसने मैथ पढ़ी होगी उसे पता होगा कि केंद्र पर, किसी वृत्त के जो केंद्र पर जो व्यास बनता है वही क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा होती है। पढ़ा है नहीं पढ़ा? इस तरह जब मेंसुरेशन को पढ़ते हो या कहीं पढ़ते हो मैथ में तो ये टर्मिनोलॉजी आती है। क्लियर की बात है? तो यहां पर सबसे बड़ा जो वृत्त हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? याद रखना कौन सा हो जाएगा? जो वृत्त हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? भूमध्य रेखीय। कौन सा हो जाएगा? भूमध्य रेखीय। कौन सा हो जाएगा? भूमध्य रेखीय।
हाँ, भूमध्य रेखीय वृत्त ये वाला तो हो जाएगा, या जीरो डिग्री अक्षांशीय वृत्त या विषुवत रेखीय वृत्त कहते हैं, जो कहना चाहो वो कह सकते हो। इसके बाद सुमित तुम मुझे बताओ सबसे छोटा वृत्त कौन सा है, सबसे छोटा वृत्त कौन सा है? ये हो गई सर। तो ये क्या हो जाएंगे, ध्रुवीय वृत्त, या जो ये वाले पॉइंट्स हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, सबसे छोटे हो जाएंगे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सबसे छोटे हो जाएंगे, देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद अगला भाई साहब तुम मुझे बताओ कि अगर मैं अगला पॉइंट तुमसे पूछूं कि एक अक्षांश, देखो ये जो लाइन है यहाँ पर कोई ना कोई एक अक्षांश खींचा गया होगा, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक अक्षांश के जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, बताए? याद रखना, अक्षांश एक अक्षांशों के मध्य की दूरी, अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? 111 किलोमीटर या 111 किलोमीटर क्या हो जाती है, इनके बीच की दूरी हो जाती है। क्लियर इतनी बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो क्या हो जाता है, चलो आज नहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।